कि हम ज़मीन को एनपीके खाद डाल डाल कर बर्बाद कर रहे हैं। आपने इस पे स्टडी कैसे करी कि हमारी ज़मीन जो है वो बीमार होती है? जब बैक्टीरिया ही आपकी ज़मीन में से ख़त्म हो जाएगा, जो पौधों की हिफाजत करता है, पौधों की इम्यूनिटी को बनाता है, आपकी ज़मीन में ताकत कहाँ रही? ज़मीन की ताकत तो ख़त्म हो गई। कि केमिकल को कंज्यूम कर रहे हैं। जी हाँ, ठीक है, नेचुरल के मुकाबले में बिल्कुल। तो नेचुरल है, जाम की एक नस्ल है, ठीक है, उसके पेड़ के अंदर चौसा आम लगा देते हैं। ग्राफ्टिंग कहलाती है, लेकिन इसको आप हाइब्रिड नहीं कह सकते, क्योंकि आप इससे बीज हासिल नहीं कर रहे। हाइब्रिड जो बाजार से मिल तैयार होकर सब्जियां आपके घर तक पहुंच रही हैं, उनमें और जो आपने किचन गार्डनिंग करी है उसमें क्या फर्क है, आपको खुद समझ आ जाएगा कि हाइब्रिड का जायका क्या है और कुदरती जो आपने घर में उगाया था उसका जायका क्या है। अच्छी सेहत, अच्छी सोच, अच्छी जिंदगी, जब तीनों चीजें आपके पास होंगी, आप अपनी जमीन को भी अच्छे तरीके से बचा सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज के न्यू पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं आपका होस्ट मोहम्मद रजा खान और मेरे सेकंड होस्ट ताहा खान। आज एक नई स्टोरी के साथ इस पॉडकास्ट का आगाज करता हूं, जो टॉपिक है कि हमारी ज़मीन बीमार होती जा रही है। ये क्लेम करते हैं मिस्टर असगर साहब। तो आए चलते हैं मिस्टर असगर साहब के पास और सुनते हैं इनका ये क्लेम जायज़ है या नाजायज़। तो असगर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। तो असगर साहब, आपने हमसे रब्ता किया और हमें बताया कि हमारी ज़मीन कैसे बीमार होती जा रही है। तो आप इस चीज़ के बारे में क्या बताना चाहेंगे, कैसे बीमार होती जा रही है हमारी ज़मीन? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ क्लेम ही नहीं कर रहा, मैं आपको ये प्रूफ भी करूँगा कि हमारी ज़मीन वाकई बीमार होती जा रही है। अगर हमारी ज़मीन बीमार नहीं है तो फिर कुछ सवाल भी हैं मेरे, जिनमें सबसे पहली बात तो ये कि हर साल हमारे मुल्क में जो खाद मंगाई जाती है उसकी मिकदार बढ़ती क्यों जा रही है, नंबर एक। दूसरे नंबर पे, अगर ज़मीन में ताकत है, ज़मीन बीमार नहीं है, तो फिर फसल कम से कम तर क्यों होती जा रही है। और फिर तीसरे नंबर पे कि किसान गरीब से गरीब तर क्यों होता जा रहा है। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि हमें सोचने की ज़रूरत है, उन तमाम कोताहियों पे हमें दोबारा सोचना पड़ेगा कि ऐसी क्या वजूहत हैं कि जिसकी वजह से हमें खाद मज़ीद मंगानी पड़ती है। हर साल हमारी गंदम हमें कम पड़ जाती है। मिसाल दे रहा हूँ कि हमारे मुल्क में गंदम कम हो जाती है और साल के आखिर में जब गंदम की फसल नहीं हो रही होती तो हमें दूसरे ममालिक से गंदम इम्पोर्ट करानी पड़ जाती है। अच्छा, पाकिस्तान गंदम भी इंपोर्ट करता है? जी हाँ, मतलब गंदम की पैदावार के हवाले से भी हमारा मुल्क एक्सपोर्ट भी करता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर इंपोर्ट भी करना पड़ता है गंदम। जी हाँ। अच्छा, आप इस चीज़ का क्लेम करते हैं सर के हाइब्रिड सीड्स और नेचुरल सीड्स का, कि नेचुरल सीड्स इस्तेमाल करने चाहिए, जो कि आपने हमें बताया। तो आप इस चीज़ का क्लेम क्यों करते हैं कि नेचुरल सीड्स, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया हाइब्रिड सीड्स इस्तेमाल कर रही है। देखें, हाइब्रिड सीड जो है वो दो मुख्तलिफ पौधों को क्रॉस ब्रीडिंग करवाकर उसको बनाया जाता है। ठीक है, मैं हाइब्रिड के खिलाफ नहीं हूँ, उसके कुछ फ़वाइद भी हैं, जैसे कि हाइब्रिड सीड जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनकी फसलों में पैदावार ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी पैदावार ज़्यादा लेने के लिए उसमें खाद का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है। वो जितना तेज़ी से ग्रो करता है इतना तेज़ी से हमारा देसी बीज जो है वो ग्रो नहीं करता। फिर उसकी जिस तरह से ग्रोथ तेज़ हो रही होती है उस हिसाब से उसको खाद की भी ज़रूरत उतनी ही ज़्यादा होती है। तो फिर खाद, मेरा जो पहला पॉइंट था कि खाद हमारे साथ क्यों ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, तो खाद मकसद ही यही है कि जब हम हमारे किसान जो हैं वो फसल अच्छी हासिल करने के लिए बीज हाइब्रिड यूज़ करते हैं तो फिर उनको खाद भी उसी के हिसाब से इस्तेमाल करनी पड़ती है। अच्छा, हाइब्रिड को इस्तेमाल कैसे किया जाता है? हाइब्रिड सीड्स को बिल्कुल नेचुरल सीड्स की तरह, या फिर उसका इस्तेमाल थोड़ा नहीं, इस्तेमाल दोनों का एक ही जैसा है। जिस तरह से पहले ज़मीन को नरम किया जाता है, तैयार किया जाता है, सिंचाई की जाती है, फिर उसके बाद उसमें बिजाई की जाती है, तो जो प्रोसेस हमारा देसी सीड का है वही प्रोसेस हमारा हाइब्रिड का भी है। अच्छा मिस्टर असगर साहब, मैं आपकी बात कट करूँगा। मेरा एक सवाल है छोटा सा
कि आपने इस पे स्टडी कैसे करी कि हमारी ज़मीन जो है वो बीमार होती है? देखिए, मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं जो जिनकी रिसर्च है, जो बहुत अच्छा भी काम कर रही हैं। उनकी कोशिश, कोई भी साइंसदान अगर रिसर्च कर रहा होता है तो उसका मकसद यही होता है कि बेहतरी लेके आए। बेहतरी तो ला रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ को सोचना कि हमारे पास फसल बहुत अच्छी पैदा हो जाए, सिर्फ यही सोच के चलना, इसका आगे जाकर हमारी आने वाली नस्लों को हम क्या देंगे। जमीन में एनपीके मिसाल है, खाद है एनपीके, इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, बेहतरीन मिकदार होती है, मुख्तलिफ ग्रेड्स में आती है, 25-25 भी आती है, 20-20 भी आती है। तो अगर हम मुसलसल एनपीके ही ज़मीन को दिए जा रहे हैं और कुदरती खाद नहीं दे रहे, जिसके अंदर माइक्रो बैक्टीरिया हैं, बहुत सारी फंगस हैं, बहुत सारे ऐसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं जो फसल के लिए ज़रूरी होते हैं। अब एनपीके, सिर्फ एनपीके ही अगर हम देते रहते हैं तो वो ज़मीन हमारी मुर्दार होती चली जाती है। एक दफ़ा आपने फसल ले ली, आपकी ज़मीन में उन नामियाती मादों की कमी आ गई। अच्छा, अगली दफ़ा में जब दोबारा फसल लेने खड़े होते हैं तो फिर एनपीके की मिकदार मज़ीद ज़्यादा देनी पड़ती है, तीसरी दफ़ा में उससे ज़्यादा, चौथी दफ़ा में उससे ज़्यादा। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ऐसी क्या वजह है कि हमें हर दफ़ा खाद की मिकदार बढ़ानी पड़ रही है। मिस्टर असगर, हाइब्रिड की तरफ जाना ये ठीक है या नहीं, पहला सवाल तो मेरा ये होगा। लेकिन इसी सवाल के साथ मैं ये बात आपसे करूंगा कि दुनिया हाइब्रिड की तरफ जा रही है, क्योंकि अगर हम इसकी मिसाल, मुर्गी की मिसाल ले लेते हैं इस तरफ, कि आपने बैक कैमरा मुझे ये मिसाल देकर समझाया भी था कि हाइब्रिड इस तरह हमारे लिए फायदेमंद है कि हमारी फसल जल्दी बड़ी होती है और जल्दी ग्रोथ करती है, ज्यादा ग्रोथ करते हैं हमारे फसल। तो आप इस चीज को क्यों क्लेम करते हैं कि हाइब्रिड के मुकाबले में नेचुरल सीड ज्यादा? एक तरीके से मैं आपको ऐसे बताऊं कि जो हमारा पाकिस्तान का देसी सीड है, अगर वो हम किसी भी पाकिस्तान के किसी भी इलाके में उसको उगाते हैं तो वो हमारे माहौल से मुताबिकत रखता है। पाकिस्तान का जो माहौल है, जो यहाँ की आबो हवा है, वो उससे मुताबिकत रखता है। लेकिन इस जगह जो हाइब्रिड सीड है वो हम बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं, वो उस माहौल के हिसाब से मुताबिकत रखता है, बिल्कुल वहीं के हिसाब से बनाया गया है। पाकिस्तान आ गया, किसान को तो इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो ले लेता है सीड ये सोच के कि हाइब्रिड है, बहुत अच्छी फसल होगी। लेकिन आखिर में होता क्या है, जब उसको फसल मिल रही होती है वो अपने नुकसानात को देख रहा होता है। तो जहां उसने पानी कुदरती सीड के ऊपर 1% लगाना था, यहाँ पे उसने 2% पानी लगाया। जहां खाद उसको 100 रुपये की इस्तेमाल करनी थी, वहां वो 150 रुपये की, और हर फसल के बाद नई फसल के अंदर उसको मजीद खाद और ज़्यादा महंगी पड़ती रहती है, क्योंकि वो मजीद खाद की क्वांटिटी बढ़ा रहा होता है। तो बीमार ज़मीन का जो कहने का मकसद था वो यही था कि हम ज़मीन को एनपीके खाद डाल डाल कर बर्बाद कर रहे हैं। इसमें एक मुतवाज़िन हमें बैलेंस करना पड़ेगा इन तमाम चीज़ों को, कि ज़मीन के अंदर जो दूसरे नामियाती मादे हैं वो, और इसके साथ जो कुदरती बैक्टीरिया होते हैं जो कि सिर्फ कुदरती खाद से मिल सकते हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट है, काउ मैन्योर है, काउ डंक है, कंपोस्ट है। इसके अलावा बहुत से लोग, अच्छा, इन चीजों का क्या काम है? जैसे कंपोस्ट हो गया, काउ मैन्योर वगैरह आप बता रहे हैं, ये चीजें क्या कैसे वर्क करती हैं? देखिए, ज़मीन के अंदर जैसे यूरिया है वो सिर्फ नाइट्रोजन है, एनपीके है उसमें नाइट्रोजन भी है, पोटाश भी है और उसमें फास्फोरस भी है, ठीक है। वो कंपनियों के अंदर केमिकल्स के ज़रिए से तैयार की गई खाद है, वो फसल को ताकत देते हैं, लेकिन ज़मीन की सेहत को नहीं देखते। वो केमिकल है, हमारी बॉडी ग़िज़ा को कंज्यूम करने के लिए बनाई गई है, केमिकल्स को कंज्यूम करने के लिए नहीं बनाई गई। इसी तरीके से पौधे भी जानदार हैं, ज़मीन भी जानदार है। उस ज़मीन को अगर हम उसकी असल ताकत देंगे ही नहीं, उससे हमने एक दफ़ा ताकत ले ली, लाजमी नहीं है कि सिर्फ नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस जो है वही पौधे की ज़रूरत है। उसके अलावा और भी बहुत सारे नामियाती मादे होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है पौधे को, वो एक फसल के बाद ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन वर्मी कंपोस्ट हो जाए या काउडंक हो जाए, कुदरती खाद जिसको कहा जाए, वो अगर हम ले लेते हैं तो उससे ज़मीन की उस कमी को हम पूरा कर सकते हैं। जिन नामियाती मादों को हम आम जबान में यहाँ पे पॉडकास्ट के अंदर भी शायद उनका नाम मेरे जहन में ना हो और मैं उनको डिफाइन भी ना कर सकूँ कि ये एलिमेंट्स होते हैं। आयरन है, ब्रोन है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं
जिनको हम कहते हैं बहुत मामूली मिकदार में होते हैं ज़मीन के अंदर, लेकिन पौधों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बैक्टीरिया की ज़िंदगी के लिए भी वो मादे बहुत ज़रूरी होते हैं। जब बैक्टीरिया ही आपकी ज़मीन में से ख़त्म हो जाएगा, जो पौधों की हिफाजत करता है, पौधों की इम्यूनिटी को बनाता है, जब आपने उन बैक्टीरिया को ही ख़त्म कर दिया ये आर्टिफिशियल खादें डाल डालकर, तो फिर आपकी ज़मीन में ताकत कहाँ रही? ज़मीन की ताकत तो ख़त्म हो गई। जब किसी चीज़ की इम्यूनिटी ही नहीं होगी तो उसमें ताकत भी नहीं होगी, वो तो फिर बेजान होती चली जा रही है। अच्छा, आप ये क्लेम करते हैं कि हाइब्रिड, अगर एक दफ़ा हम ज़मीन में हाइब्रिड सीड यूज़ करते हैं तो दोबारा में वो ज़मीन में अगर हम नेचुरल यूज़ करते हैं तो क्या नेचुरल में वो हमें फसल नहीं देगी? इसका नुकसान किसान को, हाइब्रिड सीड का नुकसान किसान को होता है। किसान ने हाइब्रिड सीड मार्केट से लिया, फसल ले ली, फसल लेने के बाद वो अपने लिए बीज महफूज नहीं कर सकता। लेकिन कुदरती सीड में ये बात होती है कि वो एक फसल लेने के बाद वो अपने लिए बीज भी महफूज कर सकता है। अच्छा, हाइब्रिड जो वर्क करता है वो इस तरीके से वर्क करता है कि हमने हाइब्रिड से फसल ली, तो हाइब्रिड से फसल ली है, उसके अंदर जो उसके सीड्स है वो यूज नहीं कर सकते हम दोबारा। हाइब्रिड के लिए हमें हर दफा नया सीड लेना पड़ेगा। आप पुराने सीड्स को यूज ही नहीं कर सकते, आपको वो रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बीज बनाया ही इसी मकसद से गया है कि वो सिर्फ एक दफा फसल दे और अच्छी फसल दे। हाइब्रिड सीड से जो पौधे परवान चढ़ते हैं, जमीन के अंदर खाद दी जा रही होती है, जमीन में खाद डाली गई, उसके ऊपर फ्लावरिंग हुई तो उसके ऊपर फिर एक नई किस्म की खाद डाली जाएगी। जब उसमें फ्रूटिंग होनी शुरू होती है फिर उसमें मजीद और खाद डाली जा रही है। अभी हाइब्रिड की बात कर रहे हैं, अभी हम हाइब्रिड की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर खाद का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। जबकि अगर आप कुदरती खाद के ऊपर आए, अपनी ज़मीन को कुदरती खाद दें, तो वही काम जो खाद बनाने का प्रोसेस है, जो ज़मीन के अंदर मैंने अभी जितने सारे एलिमेंट्स के नाम दिए कि आयरन है, ब्रोन है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, पोटाश है, कैल्शियम है, ये तमाम चीज़ें बैक्टीरिया बनाते हैं। आर्टिफिशियल खाद के अंदर जो हम मार्केट से ख़रीद के डालते हैं, उसके अंदर ये चीज़ें बनाने की सलाहियत नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं होते। जो कंपोस्ट हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बनाते हैं और वो पौधे की इम्यूनिटी को भी देख रहे होते हैं, वो पौधे को भी सेव कर रहे होते हैं, क्योंकि उन बैक्टीरिया की वजह से बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हैं जो उस पर अटैक नहीं करते। लेकिन आर्टिफिशियल खाद की वजह से पौधे में ग्रोथ तो अच्छी हो रही होती है, लेकिन पौधे की अपनी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो रही होती है। उसके ऊपर जब भी कोई पेस्टिसाइड्स अटैक होता है उसके अंदर इतनी इम्यूनिटी नहीं होती। आपको फिर मार्केट से किसान को फर्टिलाइजर के बाद पेस्टिसाइड्स मेडिसिन की तरफ जाना पड़ेगा। वो फिर बार बार उन कीड़ों से बचाव के लिए उसके ऊपर स्प्रे करना होगा, वो भी एक तकलीफ दे हमारे, पैसे का ज़िया भी है। पैसे का उस वहाँ ये पैसे तो अभी हमने सिर्फ सीड की खरीदारी पे पैसा एक गिना कि किसान जो है बीज खरीद रहा है, अपने लिए बीज बचा नहीं पा रहा। लेकिन इस चीज से किसान को एक ये भी तो बेनिफिट है कि हाइब्रिड 6 महीने की जगह 3 महीने में रिजल्ट दे देती है। ऐसा नहीं है, जो फसल जितने पीरियड में तैयार होंगे टाइम पीरियड एक ही है, उसका टाइम पीरियड एक ही, सिर्फ फसल की मिकदार ज्यादा हो जाता है। सिर्फ मिकदार का फर्क होता है, क्वांटिटी का गेम है सारा। अगर 1 एकड़ पे मिसाल दूंगा, इतना मैं नहीं कहूंगा कि 1 एकड़ के ऊपर 10 टन गंदम पैदा होगी, ऐसा नहीं है। जहाँ 1 एकड़ जमीन के ऊपर अगर 4 मन गंदम पैदा हो रही है देसी सीड से, वहाँ हाइब्रिड से 6 मन हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है, यानी 50% इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि दुगनी हो जाती है, दुगनी नहीं होती। लेकिन खाद का इस्तेमाल हर नई फसल के ऊपर दुगना जरूरी है, यानी कि आज का फायदा और कल का नुकसान, नस्लों का नुकसान, कल का नुकसान, हमारे फ्यूचर का नुकसान हो रहा है। हमारे हम अपनी नस्लों को जो जमीन देंगे वो बंजर होगी। और मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू मी कि इस चीज से हमारी बॉडीज को भी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। अगर आपकी नजरिए पे मैं उतरता हूँ तो मैं इस तरफ भी नजर डालूं तो जाहिर बात है हम एक केमिकल को कंज्यूम कर रहे हैं। जी हाँ, ठीक है, नेचुरल के मुकाबले में बिल्कुल नेचुरल है। जैसे कि मैंने हाइब्रिड पपीता भी खाया है, ठीक है, और सीडलेस, जी बिल्कुल, उसके अंदर सीड्स होते ही नहीं है बिल्कुल जी। तो अच्छा, सीड्स ना होना ये हाइब्रिड की निशानी ये हाइब्रिड की निशानी है, लेकिन एक चीज उसी मराहिल से गुजर कर बन रही है। मिसाल के तौर पर हम पपीते की ले लेते हैं, पपीता पेड़ उगता है, उसी तरीके से पेड़ वर्क करता है तो पपीता निकलता है, ठीक है, नेचुरल हो या हाइब्रिड। तो हाइब्रिड के अंदर बीज क्यों नहीं होते? मैंने इसी पॉडकास्ट के शुरू में आपको कहा था कि 2 मुख्तलिफ इकसाम के पौधों को मिलाकर एक बीज तैयार किया जाता है। तो 2 मुख्तलिफ इकसाम के बीज, बिल्कुल 2 मुख्तलिफ पौधों को मिलाकर एक बीज बनाया जाता है।
हाइब्रिड पौधा जो हम एक बीज हाइब्रिड ले लेते हैं, एक बीज हम देसी ले लेते हैं। हाइब्रिड को हम उगाते हैं, पपीते पे ही बात करते हैं। पपीते का फिर जो पौधा है हाइब्रिड का, जो सीड से उगा, हाइब्रिड सीड से उगाया जिसको, वो 4 फीट का होगा और फ्रूटिंग की तरफ जाने लग जाएगा, मतलब मेच्योर हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। और इस जगह जो देसी सीड से तैयार किया जा रहा है पौधा, वो अभी 4 फीट का होगा लेकिन फ्रूटिंग पे नहीं जाएगा। वो तकरीबन 8 फीट के बाद हाइट पे जाएगा, 9 फीट की हाइट पे जाएगा, उसके बाद वो फ्रूटिंग पे जाना शुरू होगा। एक लंगड़ा आम की एक नस्ल है, ठीक है, उसके पेड़ के अंदर चौसा आम लगा देते हैं, ठीक है, ये भी हो रहा है आजकल जल्दी फसल के लिए। तो क्या सर ये भी हाइब्रिड में आ जाता है या ये नेचुरल के अंदर आता है? ये ग्राफ्टिंग कहलाती है, लेकिन इसको आप हाइब्रिड नहीं कह सकते, क्योंकि आप इससे बीज हासिल नहीं कर रहे। अगर आप इसका बीज ले भी लें, आपकी बात को मैं ऐसे समझाता हूँ कि एक देसी आम था, देसी आम में हमने किसी दूसरे पौधे की वो शाख हमने ली जिसके ऊपर फ्रूटिंग होने वाली थी, उसको हमने ग्राफ्ट करा एक देसी आम के साथ। सही। उससे जो हमें पौधा फल हासिल होगा, वो फल बहुत लजीज होगा, मीठा होगा, सब कुछ। हमने फल तो ले लिया, लेकिन जब हम उसको दोबारा से उसका सीड उगाएंगे, वो नेचुरल ही उगेगा। आम का कोई भी आपके पास मार्केट में अभी चौसा खत्म हो रहा है, सरोली खत्म हो चुका है, मोरिटोल खत्म हो चुका, आप ये तमाम बीज ले लें और उनके ऊपर टैग लगा के आप उनको उगाएं। जब उनके पौधे उगेंगे तो वो पौधे देसी ही होंगे। सही। ग्राफ्टिंग में आपके पास वापस आप नेचर की तरफ ही पलट जाएंगे, लेकिन हाइब्रिड में आप नेचर की तरफ नहीं पलटेंगे, क्योंकि हाइब्रिड सीड से आपने फसल खड़ी कर ली, थोड़ा सा आपने उससे सोचा कि बीज ले लेता हूँ, ये मैं बीज के तौर पे इस्तेमाल कर लूंगा, लेकिन जब आप उसको बीज के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो वो देसी जो सीड है वो उसके भी बराबर नहीं आएगा। अच्छा। वो पौधा खड़ा ही नहीं हो सकता, वो पौधा समझे कि बिल्कुल लागर पौधा होगा, फसल लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता उससे। सही। उसकी अपनी इम्यूनिटी कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि उसकी अगर जेनेटिकली पीछे जाके बैकग्राउंड चेक करेंगे तो वो तो किसी दूसरे पौधे से क्रॉस करके बनाया गया था। तो जितना नीचे जनरेशन आती जाएगी, फर्स्ट जनरेशन को हम हेरिटेज का नाम दे रहे हैं और सेकंड जनरेशन को क्या देंगे, कमर्शियल, लेकिन वो कमर्शियल में भी नहीं जा रहा। तो जितना हम अपने कुदरती बीज की जानिब रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, वही हमारी असल विरासत है। तो इस चीज के अंदर सर एक और अमल होता है जो कारपेट का अमल कहलाता है, जैसे कि मैंगोस, ठीक है, या हमारे बनानास वगैरह में कारपेट लगाया जाता है, ठीक है। मुझे बेसिकली इस चीज के बारे में पता तो है नहीं, आपको तो इस चीज का इल्म होगा। तो ये चीज करना, ये अमल करना सही है या ये भी हमें हमारी जनरेशन को नुकसान पहुंचा रहा है? देखें, केमिकल किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी शक्ल में हो, जब उसका केमिकल का इस्तेमाल किसी खाने वाली ग़िज़ा के साथ कर दिया जाता है तो उसका साइड इफेक्ट होता है। आपको क्या लगता है कि आम नेचुरली जो पेड़ पर पकता है वही खाना चाहिए? इस तरह तो फिर हमारे जिस हिसाब से आबादी हो रही है, ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो इस तरह तो हमें मतलब ये कि बहुत किल्लत हो जाएगी। आपको हुआ कि 2019 से पहले, कोरोना से पहले हमारे मुल्क में जो आम एक्सपोर्ट होता था, सेब एक्सपोर्ट होता था, इसके लिए खास तौर पर बाहर ममालिक से ये डिमांड आई थी कि आप अपने जो भी आम यहाँ से भेजते हैं, कंटेनर्स में भर के, जो रिफर कंटेनर होते हैं उनमें भर के जाते हैं, स्टोरेज कंटेनर होते हैं, तो टेम्परेचर मेंटेन होता है सब कुछ। तो यहाँ से वहां तक जाने के पीरियड में उसमें कार्बेट लगा दिया जाता था, ठीक है ना। तो कार्बेट जो गैस खारिज करता है मॉइस्चर के साथ मिलकर, ये पानी के लगने पर जो गैस बनती है वो फ्लेमेबल होती है। तो डीपी वर्ल्ड दुबई का एक पोर्ट है, उसके ऊपर कुछ ऐसे केसेस भी हुए थे कि कंटेनर्स में आग लग गई थी। फ्रूट कंटेनर में आग लगना, तो उन्होंने इस चीज़ पर पाबंदी लगा दी थी कि फ्रूट कंटेनर के अंदर आप कार्बेट लगा के नहीं भेजेंगे। तो अब इतनी देर तक इसको महफूज करने के लिए, आम को या केले को महफूज करने के लिए क्या किया जाए, तो जिद्दत में तो हम लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो हमने उसके ऊपर मोम की एक बारीक लेयर चढ़ा दी हर पीस पे, सेब पर, मैंगो पर स्प्रे कर दिया जाता है मोम को। अक्सर आपने वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर ये कहा जाता है कि फ्रूट को खाने से पहले गर्म पानी में धो लें। सही। गर्म पानी में क्यों धो लें, सादे पानी से धो लें, जर्म्स होंगे तो साफ हो जाएंगे। गर्म पानी से धोने इसलिए कि उसके ऊपर जो मोम की लेयर लगी हुई है वो रिमूव हो जाए।
सही। अगर वो मोम की लेयर हम रिमूव नहीं करते, वो हमारी बॉडी में जाती है, कैंसर का बाइस बनती है। सही। यही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, मैं यही चीज़ अपनी ऑडियंस को समझाना चाह रहा हूँ, अपनी कौम को समझाना चाह रहा हूँ कि हमें केमिकल से बचना है, हमें केमिकल से खुद को भी बचाना है और केमिकल से हमें अपनी ज़मीन को भी बचाना है। बिल्कुल। कितनी ज़मीन ऐसी है पाकिस्तान में जो बंजर है, जिस पे कोई चीज़ उग नहीं सकती, वजह उसके अंदर वो खाद मौजूद ही नहीं है, वो एलिमेंट्स मौजूद नहीं है, वो बैक्टीरिया मौजूद नहीं है, वो फंगस मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उस जमीन पर पौधा उग सके। अच्छा सर, आप जो हाउस वाइफ है या हमें देखने वाली ऑडियंस अगर अपने घर में क्यारी लगाना चाहे या अपने घर के अंदर नेचुरल ये करना चाहे, सीड्स की पैदावार करना चाहें, नहीं, सीड्स की पैदावार नहीं होगी, हम ये कह सकते हैं किचन गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग भी कह सकते हैं, इसको बैकयार्ड गार्डनिंग भी कह सकते हैं कि घर के पिछले हिस्से में कुछ जगह खाली पड़ी है तो वहां पे आपको खुद से कंपोस्ट भी तैयार करनी चाहिए। कंपोस्ट तैयार करना बहुत आसान है। मैं आपको इसी पॉडकास्ट में बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि खवातीन के जब किचन में खाना पका रही होती हैं तो जो भी सब्जी बचता है उसके लिए एक बकेट बना लें, उसके अंदर वो डाल दें, ठीक है, उसको कवर कर दें कि उसके ऊपर मक्खियां वगैरह आके ना बैठे, कवर्ड हो जाए। आपके फ्रूट घर में, हर घर में आता है, जो फ्रूट सीड्स होते हैं वो बच जाते हैं, जो उसके बहुत से फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके छिलके बच जाते हैं, बनाना है, मैंगो है, खरबूजा है, तरबूज है, इनके छिलके बचते हैं, इनके छिलके वहां पे बकेट के अंदर डाल दें। उस वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दोनों साथ, हाँ, सब किचन वेस्ट जितना भी है आप उसके अंदर डालते हैं, वो कुछ टाइम के बाद डिकम्पोस्ट हो जाएगा, उसकी शक्ल बिल्कुल तब्दील हो जाएगी, वो पौधों के लिए कुदरती खाद है। अच्छा, उसके अंदर हर वो एलिमेंट मौजूद है जो पौधों की जरूरत है। आपके किचन के अंदर पुदीना मौजूद है, आपकी डंडियां बच जाती हैं, पत्ते आप इस्तेमाल कर लेती हैं, खवातीन जितनी भी हैं हमारी, तो वो डंडियां एक पॉट बना लें, उस पॉट के अंदर थोड़ी सी जो खाद आपने तैयार की है कंपोस्ट उसको मिला लें, थोड़ी सी बालू मिट्टी मिला लें, उसको मिलाने के बाद आप उसमें उन पुदीने की डंडी को लगा दें और वक्तन थोड़ा बहुत पानी दे दें उसमें। कुछ टाइम के बाद उसके अंदर आप खुद देखेंगे वो जमीन में हो जाएंगे, उसके अंदर लीफ आ जाएंगे, आप उन लीफ को अपने किचन में इस्तेमाल करें, आपको खुद समझ आएगा कि उन पत्तियों का जायका कुछ और है और जो बाजार से पत्तियां आ रही हैं उनका जायका कुछ और है। धनिया घर में मौजूद होता है, हर घर की जरूरत भी है, तकरीबन हर सालन में डलता भी है। बिल्कुल, धनिया घर में बहुत आसानी से साबित धनिया गिरी मौजूद होती है, थोड़ी सी बालू मट्टी, कंपोस्ट, इसको मिला लें, पानी डालें, जब पानी उसमें से निकल जाए तो उसके अंदर थोड़े थोड़े से धनिया के सीड्स डाल दें। वो धनिया कुछ टाइम के बाद जब उगेगा उसको काट के आप अपने खाने में इस्तेमाल करें, आपको खुद समझ में आएगा कि हाइब्रिड जो बाजार से मिल तैयार होकर सब्जियां आपके घर तक पहुंच रही हैं उनमें और जो आपने किचन गार्डनिंग करी है उसमें क्या फर्क है। अवेयरनेस की जरूरत है। आप अपना मुकाबला, आप बीज उगाए आपने नहीं उगे, इसका ये मकसद नहीं है कि आप कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन शायद कि आपका तजुर्बा थोड़ा भी कम है, आपको सीखने की जरूरत है, तो इसमें थोड़ा सा सीखना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, हिम्मत नहीं हारनी, मेहनत करनी है, कामयाब जरूर होंगे। लेकिन जब घर में अगर थोड़ी सी कच्ची जमीन आपके पास है तो भिंडी, टमाटर, लौकी, ये चीजें उगा लें वहां पर। थोड़ी सी लौकी हो आपके घर में उगी हुई, एक लौकी हो, छोटी सी, एक टाइम की भी अगर सब्जी आप बना लें अपने घर में, आप उसको खा के देखें, उसके जायके में और बाजार से मिलने वाली लौकी के जायके में बहुत फर्क होगा। आपको खुद समझ आ जाएगा कि हाइब्रिड का जायका क्या है और कुदरती जो आपने घर में उगाया था उसका जायका क्या है, क्योंकि आप घर में कुदरती खाद दे रहे हैं, उसको साफ पानी दे रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं और अपने हाथ से उगाई हुई चीज़ जब आपके सामने पकी हुई आएगी तो उसका जायका तो वैसे ही जबल हो जाना है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मुझे इस चीज़ को बोलते हुए बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए कि सर ने इस चीज़ पर बहुत रिसर्च की है और मतलब ये कि मैं इन चीज़ों के बारे में सर यहाँ बैठने से पहले मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इतना नहीं जानता जितना आपसे बात करके, और मतलब ये कि इंफॉर्मेशन गेन की मैंने और दावा भी, और इंशाल्लाह हमारे ऑडियंस भी इस चीज़ को देखेगी और नॉलेज गेन करेगी इंशाल्लाह।
तो आप लोग अगर घर के अंदर, जैसे कि सर ने बताया कि किसी भी तरह से आप गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो किचन वेस्ट के जरिए सबसे आसान तरीका मेरे ख्याल से तो यही है कि हम किसी चीज़ को परचेज, मतलब सीड्स परचेज करने से बेहतर है या इन चीज़ों से बेहतर। अच्छा, इस चीज़ की तरफ भी जाता हूँ मैं सर, कि अगर हमें नेचुरल सीड्स चाहिए हो, ठीक है, तो मतलब ये कि कहाँ से परचेज कर सकते हैं, आप क्या रेफर करेंगे इस चीज़ के लिए? देखिए, मार्केट में नेचुरल सीड्स अब जरा थोड़ा मुश्किल से मिलता है, क्योंकि हर शख्स हाइब्रिड की डिमांड, जैसा लोगों का एक बनाया गया माइंडसेट कि हाइब्रिड बहुत अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा है, फसल अच्छी देता है, लेकिन कुदरती सीड्स भी तो हमारा असासा है ना, हमारी अपनी एक। ये कह रहे हैं कि हाइब्रिड से अगर हमें 20% बेनिफिट है ना हाइब्रिड का, तो 80% हमें उसका नुकसान है। उसकी वजह है कि इन फ्यूचर हमारी बॉडी, ठीक है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि हाइब्रिड सीड नहीं है, आप कोई भी खाद, मेरा असल मकसद ज़मीन की सेहत पे। ज़मीन के अंदर हमने फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल क्या किया, आर्टिफिशियल खाद, NPK जो बाज़ारों में मिलता है सिंपल, हमने वो ले लिया, ज़मीन में डाला, ज़मीन अलग बर्बाद, वो तमाम एलिमेंट्स पौधे के अंदर जज्ब हो गए, पौधे की अपनी इम्यूनिटी तो रही नहीं, क्योंकि हमने कुदरती खाद तो दी नहीं, उसको आर्टिफिशियल दी है, तो आर्टिफिशियल की इम्यूनिटी उसके अंदर होगी। जब पेस्टिसाइड्स का उसके ऊपर अटैक हुआ तो हमने पेस्टिसाइड्स स्प्रे कर दिए उसके ऊपर। पेस्टिसाइड्स को स्प्रे की एक मियाद होती है, उसकी भी एक ज़िंदगी होती है कि वो इतने अरसे के बाद वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा। सही, उसकी ज़िंदगी भी ख़त्म नहीं हुई, हमने फ्रूट ले लिया, उसको हमने खा लिया, वो पेस्टिसाइड्स हमारी बॉडी में जाकर के क्या तबाही मचा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी अपनी बॉडी ख़त्म हुई तो हमने फ़ौरन डॉक्टर की तरफ रुजू किया, डॉक्टर साहब ये हो गया। अब डॉक्टर तो कभी भी नहीं कहेगा कि आपने सब्जी खाई थी तो आप बीमार पड़ गए। सही, वो सब्जी खराब खाई थी हमने, उसके ऊपर जो खराब दवाई डली हुई थी वो हमने खाई है, हम उस खराब दवाई की वजह से बीमार हुए, सब्जी की वजह से बीमार नहीं हो रहे, उस दवाइयों की वजह से हम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ग़िज़ा को हज़म करने के लिए बनी है, केमिकल्स को हज़म करने के लिए नहीं। सबसे मेन और अहम बात जब ये बात निकली है कि हमारी बॉडी ग़िज़ा को हज़म करने के लिए है, केमिकल को हज़म करने के लिए नहीं है, तो हमें अपने इर्द गिर्द में सबसे पहले नज़र दौड़ानी पड़ेगी कि हमारे इर्द गिर्द में जो हमारी ग़िज़ाएँ हैं उनमें कहाँ कहाँ केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, हमें उन केमिकल से अपने आप को बचाना है। अगर हम उन केमिकल से अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो हम अपनी सेहत को बचा लेंगे, जब हमारी सेहत होगी तो हम अपनी ज़मीन को भी बचा लेंगे। अच्छी सेहत, अच्छी सोच, अच्छी ज़िंदगी, जब तीनों चीज़ें आपके पास होंगी आप अपनी ज़मीन को भी अच्छे तरीके से बचा सकेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, आपसे अगर मैं ये कहूँ कि एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज आप दें पाकिस्तान के किसानों को और जो अपनी प्राइवेट गार्डनिंग करते हैं, उन्हें अगर आप एक मैसेज देना चाहें चंद अल्फाजों में, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? लेकिन इसमें सिर्फ किसान जो है वो जिम्मेदार नहीं है, सभी लोग हैं, हम सबको सोचना होगा। जहाँ पे हाइब्रिड फ़ायदा देता है वहाँ पे हाइब्रिड सीड यूज़ कर लें, और जहाँ पे हमारा कुदरती बीज फ़ायदा दे रहा है वहाँ पर कुदरती बीज को ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जब कोई कौम अपना बीज खो देती है ना तो वो अपने ज़रूरी जो विरासत है उसको भी खो देती है। अब ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने बीज को महफूज करें, सही, क्योंकि हम अपने जो विरासत है हम उसको खोते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हम सबको मिलकर सोचना होगा, मिलकर पॉलिसी बनानी होगी और मिलकर कदम उठाना। तो आज के इस पॉडकास्ट को हम इख्तिताम करते हैं, और आज के पॉडकास्ट में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत इन्फॉर्मेशन गेन की। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट देखने के लिए TMF को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं TMF, जहां स्टोरीज कर रही है एंड